हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हमारे प्रीतम एकेडमी परिवार में। तो दोस्तों, आज का यह जो वीडियो होगा यह बेसिकली क्लास 10 का होगा। क्लास 10 का होगा, विषय विज्ञान पर होगा और जो सेट नंबर होगा वह 3 होगा। तो हम लोग आज सेट संख्या 3 पर बात करेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सेट 3 का जो पहला नंबर का क्वेश्चन है वो है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आप लोग को सबको पता है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो कोण आई इज इक्वल टू कोण आर होता है। तो कोण आई क्या है, आपतन कोण, और कोण आर क्या है, परावर्तन कोण। तो जब कोण आई का मान आपका 60 डिग्री दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कोण आर का भी मान क्या होगा, 60 डिग्री होगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका एकदम सही होने वाला है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को कहते हैं। तो उस बिंदु को हम लोग ए नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो सही होगा, फोकस कहते हैं। तो क्या मेरा बात समझिएगा कि आपके पास कोई अवतल दर्पण हो चाहे फिर आपके पास है उत्तल दर्पण हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। जब उसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आएगी और उन दर्पण में अगर टकराएगी और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी ना, तो वह जिस बिंदु पर मिलेगी वह क्या होगी, फोकस दूरी होगी। तो आपको उस दर्पण पे ध्यान नहीं देना है कि वो कौन सा दर्पण है। आपका आंसर क्या ए नंबर का होगा, फोकस। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो इसके लिए आपको एक रिलेशन जानना पड़ेगा। वो जो होता है, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ बराबर आर अपॉन 2 होता है। तो आर का आपका मान दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, तो आर के जगह पे आप 54 सेंटीमीटर डालिए। चलिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब आर के जगह पे हम लोग 54 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो इसे 2 से डिवाइड देना पड़ता है। तो चलिए डिवाइड देते हैं, तो क्या आएगा, 27 आएगा। और चूंकि देखिए यह सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो ये आपका 27 सेंटीमीटर सही हो, ये आंसर आएगा। यानी कि 2 नंबर का इसका आंसर एकदम सही होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके सामने आकार का उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लोग को सबको पता है कि अवतल दर्पण में, जैसे कि ये अवतल दर्पण है और मान लीजिए कि ये इसकी क्या है, वक्रता केंद्र है, और जो वक्रता केंद्र पर ये आपकी मुख्य अक्ष होगी। जो वक्रता केंद्र पर जब कोई वस्तु को रखी जाती है तो वो दर्पण से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से वक्रता केंद्र में ही बनती है, नीचे की ओर बनती है। तो ये क्या होती है, यह साइज में तो समान होती है पर इसका जो आकार होता है ये उल्टा होता है। ये सीधा है ना, तो ये इसका उल्टा बनेगा, यानी कि ये जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा बनेगा बस। यानी कि जो आपका सी नंबर का ऑप्शन होगा वक्रता केंद्र पर यानी सी पर, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्न में किस वस्तु में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग देखना है कि किस में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर का, क्या होगा, गाड़ी के हेडलाइट में। अब चलिए हम लोग बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पहला नंबर का क्या था, गाड़ी के साइड मिरर में। तो गाड़ी के साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये तो नहीं होता। सी नंबर का क्या होगा, अपना चेहरा देखने में, ये भी नहीं होगा। डी नंबर का सूक्ष्मदर्शी में, ये भी नहीं होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सा घटना है, यह कौन सी घटना है। तो जो इसका जो आंसर होगा यह आपका आंसर होगा, यह आपका बी नंबर के ऑप्शन होगा, प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि ये कांच का स्लैब है, यहाँ पर जब एक प्रकाश की किरण आती है तो वो उस कांच में प्रवेश करके बाहर भी निकलती है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा पथ में थोड़ा सा वो चेंज होता है, वो झुकता है या मतलब अभिलंब की ओर झुकता है या फिर दूर हटता है, इस तरह होता है उसमें। तो यानी कि यह किस घटना में होता है, यह प्रकाश के अपवर्तन वाली घटना में होता है। तो यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन होगा यह आपका एकदम करेक्ट होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, वायु, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा
आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सीधा सा आंसर होता है कि जब ये जैसे आपके पास उत्तल लेंस है तो ये क्या इसका प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु यानी फोकस जो दूरी होती है उसके बीच में जब कोई वस्तु को रखा जाता है तो वह क्या होता है, विवर्धित बनता है, साथ ही सीधा भी बनता है, सीधा तथा विवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में इनको ढूंढते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन है वो है प्रकाश के केंद्र, ये देखिए बी नंबर में है आपका, प्रकाश के केंद्र प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी के बीच में। तो ये आपका सही आंसर होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। इसका ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। सी नंबर का इसका आंसर सही होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 सेंटीमीटर ऊंचा तथा वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। वो h'/h होता है, ठीक ना। तो h' का जो मान होता है वह होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h जो होता है वह बिंब की ऊंचाई होता है। अब क्वेश्चन में हम लोग इनको ढूंढते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है। क्या कहा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा कोई वस्तु, यानी कि वस्तु की ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है, वस्तु यानी बिंब की ऊंचाई दी हुई है, यानी कि h का मान आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। और आगे क्या है, जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा। ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हुआ है इधर, ठीक ना। तो उसको मैं क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आपका जो बिंब की ऊंचाई आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई दी हुई है इससे 3 गुना, यानी कि 10 का 3 गुना, तो 10 गुना 3 यानी 30 दी हुई है, इक्वल टू 30 दी हुई है आपको। तो यानी h' इक्वल टू 30 दी हुई है। तो आवर्धन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया h'/h। तो जब आप h'/h कीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपको 10 में 30 को भागा देना पड़ेगा, तो आपका 3 आएगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो यानी कि ये बी नंबर का जो ऑप्शन है आपका ये सही होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आप लोग को सबको पता है वो जो रेटिना होता है, और रेटिना का ही दूसरा नाम दृष्टिपटल है, जो कि रेटिना ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, दृष्टिपटल दिया हुआ है, इसलिए आपको दृष्टिपटल को टिक आउट करना है। ये आपका ए नंबर का ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग, आखिर ये क्वेश्चन है क्या। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक आंख बना रहा हूं, देखिए ये आपका एक आंख है, ठीक। यहाँ पे आपका उत्तल लेंस होता है, ठीक ना। तो जब यहाँ से प्रकाश की केंद्र आती है, जब आपको निकट दृष्टि दोष होती है ना, तो प्रतिबिंब को आपका ये जो आपका रेटिना है, ये साइड में जो रेटिना है आपका, ये वाला जो रेटिना है, यहाँ पे जब कोई बिंब बनता है प्रतिबिंब बनता है तब जाके आपको नजर आता है। लेकिन क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, यह यहाँ ना इस साइड में ना बनकर, यानी कि रेटिना पर ना बनकर दर्पण के पहले इधर ही वो प्रतिबिंब बन जाता है, जिसके कारण उन्हें क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है पर निकट की वस्तुएं दिखाई देती है। तो इसको संशोधन करने के लिए यहाँ पे एक अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और अवतल लेंस का उपयोग करने से क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो इसका रेटिना पर बना देता है। तो यानी कि इसका संशोधन किस लेंस के द्वारा किया जा सकता है, इसका संशोधन अवतल लेंस के द्वारा किया जा सकता है, यानी जो बी नंबर का ऑप्शन होगा ये एकदम करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो 13 नंबर का अगला क्वेश्चन है वो है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। तो नेत्र की जो दूर बिंदु होती है वो अनंत होती है, यानी कि इसका जो डी नंबर का जो ऑप्शन होगा ये एकदम सही होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वो है दिए गए कि जे प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है। तो यह जो आपका बहुत ही हंसता खेलता सा क्वेश्चन है और ये VVI भी है। तो यह क्वेश्चन जो होगा वो ए नंबर का आंसर एकदम परफेक्ट होगा, श्वसन होता है। क्यों से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सो देखिए, आप क्या करते हैं, आप जीवित रहने के लिए आप भोजन खाते हो, और भोजन में जैसे आप आलू खाए या ब्रेड खाए तो या चावल खाए, तो आप जब खाते हो उनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमारे पाचन क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, वो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और वो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो टूटता है। फिर जो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है उन भोजन के छोटे छोटे पार्टिकल में, उन्हें पाचन क्रिया के फलस्वरूप उन्हें ग्लूकोज में बदला जाता है। और जो वो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करता है और क्या करता है, उससे वो ऊर्जा मुक्त करता है। और जब ऊर्जा मुक्त करता है, यानी कि
वो क्या हो गई, एक तरह से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी होगी, यानी शोषण एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी है और इस क्वेश्चन का आंसर भी है, यानी ए नंबर का आपका सही होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है बहुत ही हंसता खेलता सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधीयता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो इसका हंसता खेलता सा ऑप्शन होगा बी नंबर, नाइट्रोजन। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, जंग कब लगता है? जब लोहा के साथ ऑक्सीजन और वायुमंडलीय नमी यानी H2O जब रिएक्शन करता है तब जाके वो क्या होता है, वो जंग लगता है, यानी फेरस ऑक्साइड बनाता है। तो एक चीज को गौर कीजिए, यहाँ पे 3 अभिकारक है। क्या है? लोहा है, ऑक्सीजन है और जल है, यानी 3 को अभिकारक है। ये तीनों मिलते हैं तब जाके फेरस ऑक्साइड बनाते हैं। तो आप लोग को पता है जब अधिक अभिकारक या एक से एक अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाता है। यहाँ क्या क्या था? फेरस था, ऑक्सीजन था और जल था, ये 3 था, तीनों मिलाकर एगो बनाया, क्या बनाया? फेरस ऑक्साइड बनाया। तो जब इस प्रकार का अभिक्रिया होता है तो वो कौन सी बेसिकली अभिक्रिया होती है? वो ए नंबर वाली, यानी कि संयोजन अभिक्रिया होती है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब चलिए 17 नंबर का जो हम लोग क्वेश्चन है उस पर आते हैं। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? हाँ, ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है और कंफ्यूजन लाइक क्वेश्चन भी है। अधिकतर बच्चों को उपचयन और अपचयन में कंफ्यूजन होता है। तो सुनिए, उपचयन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और जो अपचयन होता है वो क्वेश्चन का ह्रास होता है। जैसे ये देखिए, ये जो इक्वेशन का ये क्या है, ये बाईं तरफ है और ये इक्वेशन का दाहिनी तरफ है। तो देखिए इसमें इसके जो अभिकारक है इस तरह जब जाके अगर इसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, किसी में अगर इस तरह जाके या फिर इन दोनों में से कोई भी एक में अगर इधर जाके ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा उपचयन कहलाएगा। लेकिन अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड नहीं होता है, उल्टा उसमें ऑक्सीजन घट जाता है, इधर से उधर जाने के वक्त अगर ऑक्सीजन उसमें माइनस हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है? अपचयन होता है। तो यहाँ तो अपचयन की बात की नहीं है, वो तो मैंने आपको प्लस पॉइंट बता दिया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में किसका उपचयन हो रहा है। तो क्वेश्चन में उपचयन हो रहा है उसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आप गौर करके देखिए, इस तरफ में ZnO है, इसमें अभी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो बेचारा इधर जाके अकेला हो गया, ऑक्सीजन इससे गायब हो गया, यानी इसमें ह्रास हुआ, यानी कि ये अपचयन हुआ। और चूंकि क्वेश्चन में उपचयन पूछा है, यानी कि देखिए यहाँ कार्बन है, कार्बन में इधर जाके ऑक्सीजन ऐड हुआ है, CO बन गया, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुआ है। तो यानी कि कार्बन का क्या हुआ? यहाँ पे उपचयन हुआ है। तो जो आपका बी नंबर का जो ऑप्शन होगा ये आपका एकदम करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? चलिए इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और समझाता हूँ आपको। जो मतलब क्या संतुलित का मतलब क्या? दोनों तरफ के अणु आपस में समान होने चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको संतुलित करते हैं, आप लोग को सबको आता ही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो Ag है यहाँ पे 1 है और इस साइड देखिए, इस साइड सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिर इस साइड देखेंगे। तो Ag आपका 1 है और इस साइड देखिए, इस साइड Ag 1 है। चलिए ठीक, अच्छी बात है। यहाँ नाइट्रोजन 1 है और यहाँ भी यहाँ Na है, नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1 है। चलिए नाइट्रोजन भी सही है। अब ऑक्सीजन का देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन O3 है, यानी 3 ठो ऑक्सीजन है। यहाँ तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 ठो है, यानी चलिए ऑक्सीजन भी सही है। अब देखिए यहाँ पे Na 1 ठो है, Cl 1 ठो है, तो यहाँ भी देखिए Na 1 ठो, Cl 1 ठो, यानी ये संतुलित है। अब ए नंबर का तो संतुलित निकल गया भाई। अब बाकी सब देखते हैं कि बाकी सब संतुलित है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं कि यह संतुलित है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए N2 है, यानी कि नाइट्रोजन 2 गो है, यहाँ नाइट्रोजन भी 2 गो है। चलिए यहाँ पे H2 2 गो है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो H2 है यहाँ 3 गो तो है ही, साथ में और 2 गो है, यानी 3 2 6 गो है। तो यानी कि ये नहीं होगा। बी नंबर का सी नंबर का अब देखते हैं हम लोग। यहाँ Ba 1 गो है और यहाँ भी Ba 1 गो है, यहाँ Cl2 यहाँ 2 गो है, यहाँ Cl 1 गो है, यानी ये भी नहीं होगा। डी नंबर का हम लोग देखते हैं। यहाँ पे H जो है वहाँ पे 2 गो है, इधर भी देखते हैं H के गो है, सॉरी यहाँ पे H यहाँ पे 2 गो और यहाँ पे 1 गो, ये टोटल मिलाकर 3 गो H है। इधर देखते हैं क्या गो H है, तो इधर सिर्फ 2 गो H है, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो ये भी क्या संतुलित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर यानी 19 नंबर पर बढ़ते हैं। क्या है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसको समझिएगा। लोह चूर्ण यानी लोह चूर्ण मतलब क्या? लोहा Fe। इसमें जब हम लोग क्या करेंगे, प्लस करके क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, HCl डालेंगे, तो ये क्या बनता है पता है? ये बनता है FeCl2 प्लस H2O, यह होता है। चलिए इसको थोड़ा सा संतुलित कर लेते हैं, यहाँ पे 2 डाल दें तो ये संतुलित हो जाएगा समीकरण। क्या होता है?
ये जो Fe होता है इस H को यहाँ से विस्थापित कर देता है और ये क्लोरीन के साथ समझ लीजिए शादी कर लेता है, इसको यहाँ से भगा के इसके साथ ये बैठ जाता है, यानी कि टोटल क्या बन जाता है FeCl2 बन जाता है। तो ये क्या बनता है फेरस क्लोराइड बनता है और बेचारा हाइड्रोजन तो बेचारा अकेला हो गया, ये क्या बाद में जाके गैस बन जाता है इधर। तो क्या बनता है हाइड्रोजन गैस बन जाता है और FeCl2 बनता है। तो FeCl2 मतलब फेरस क्लोराइड। तो चलिए ऑप्शन में हम लोग ढूंढते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा ये आपका सही होगा। देखिए हाइड्रोजन गैस निकलती है, बेचारा हाइड्रोजन अकेला हो गया था, वो गैस बन गया था और आयरन क्लोराइड यानी FeCl2 बनता है, यानी ए नंबर का आंसर आपका करेक्ट होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका वो है दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो रंगीय सूचक देख के आपको डरना नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि लिटमस जो ऐसा सूचक है जो अपना रंग बदलकर मतलब क्या करता है, वो अपना रंग बदलकर वो बताता है कि वो अम्ल है कि क्षार है, इसीलिए उसे रंगीय सूचक भी बोला जा सकता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। 21 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा। क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसका सही आंसर होगा सी नंबर का। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन 22 है वो है, देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है आपका। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो यही होता है CaSO4, यानी कि जो आपका सी नंबर का कोई ऑप्शन होगा वो सही होगा। यहाँ भी सी था, यहाँ भी सी था, देखिए सी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो इस समीकरण आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस समीकरण में आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो चलिए हम लोग इसको बताते हैं। तो आप लोग यहाँ गौर करके देखिए कि जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है संयोजन, और संयोजन क्या होता है? जब दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक। तो देखिए यहाँ 2 अभिकारक है और मिलकर एकल उत्पाद H2O बना, यानी संयोजन अभिक्रिया है ये। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ही होगा, संयोजन अभिक्रिया। बाकी भी देख लेते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया नहीं, वियोजन अभिक्रिया तो है नहीं। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें भी विस्थापन अभिक्रिया है नहीं। और यहाँ भी विस्थापन दे दिया, देखिए ये प्रिंट मिस्टेक हुआ है। तो आपको उतना नहीं ध्यान देना है, आपका ए नंबर का ऑप्शन सही है। चलिए आप ए नंबर का आपका सही है। और एक बात, एग्जाम में मैंने कहा ध्यान नहीं देना, इसका मतलब ये नहीं, आपको पहले चारों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें दो मान लीजिए जैसे इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए ये भी सही होता है, ये भी सही होता है और यहाँ पे लिख देता है ए और बी दोनों। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर समझ के आंसर मारना है। ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 24 नंबर का, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो खट्टे फलों में ये सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, बी नंबर का। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो यह कौन सा विलयन होगा? तो यह HCl होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो HCl होता है। अब थोड़ा सा हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो जो आप गौर करके देखिए, जो अंडे का जो छिलका होता है उसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3 होता है, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप इसमें सबसे आप देखिए HCl को डाल के देखिए, इसमें प्लस करके आप HCl डालिए तो ये क्या बनता है पता है? इसको जब आप कीजिएगा ना तो बनेगा CaCl2 बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, प्लस आपका क्या बनेगा H2O बनेगा, प्लस आपका CO2 बनेगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड निकला। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप चूने के पानी में डालिएगा ना तो वो पानी क्या होता है, उससे दूधिया कर देता है। तो यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो है आपका राइट आंसर होगा। HCl जो होगा बी नंबर का आपका सही आंसर होगा। अब चलिए 26 नंबर का हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो 26 नंबर का क्वेश्चन है वो है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका pH संभवतः होगा। तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, जब नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है यानी वो अम्लीय होता है। और आप सबको पता है कि pH स्केल में जैसे देखिए कि ये एक pH स्केल है, यहाँ पे 7 है और इधर जाने पर वो बेसिक क्षारीय होता है और इधर जाने से वो अम्लीय होता है। तो सीधा सा बात है कि वो नीले लिटमस को लाल करता है यानी कि वो अम्लीय होगा। तो 7 से कम होगा। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, 8 नंबर का बी नंबर का भी 8 नहीं होगा, डी नंबर का 7 नहीं होगा, बचा सी नंबर का ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन 27 नंबर का है वो है, अमीबा अपने किस अंग के द्वारा भोजन ग्रहण करता है।
अब भाई अमीबा बेचारा का तो हाथ पैर है नहीं, तो वो बेचारा फिसलता जाता है किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। यानी इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर का आंसर होगा। अब चलिए हम लोग 28 नंबर पर आते हैं। पाचन क्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है। ये सी नंबर का होगा, पेप्सिन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को 29 के क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर का होगा, अमीबा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 30 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ये बहुत ही आसान सा सवाल होगा, आपको आता होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर 4 होगा। और यह जो क्वेश्चन है आसान के साथ साथ ये VVI भी है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का, वो है निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षार्य करता है? जब हम लोग भोजन खाते हैं तो वह कौन सा ऐसा माध्यम होता है जो हमारे भोजन को क्षार्य बनाता है? तो जो पीत होता है वही हमारे भोजन को क्षार्य बनाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 32 नंबर का। तो 32 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर सी नंबर होगा, वृकाणु। अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है पर कॉन्सेप्ट फुल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर का, वह भोजन का संवहन करता है। अब क्वेश्चन क्या है मैं आपको पहले ये बता दूं, मैंने पहले आंसर बता दिया। देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन द्वारा नहीं होता है? तो गौर से सुनिएगा। पहला नंबर का जो हमारा ऑप्शन है वो है जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुख्य गति में सहायक। हाँ, ये तो भाई सहायक करता है, तो ये तो होगा ही। मतलब ये होगा, आंसर सही नहीं होगा, मतलब ये होगा, ठीक ना। यह पौधा में ताप का नियमन करता है, बात सही है। ये भी वाष्पोत्सर्जन करता है, आंसर सही नहीं होगा, यह वाष्पोत्सर्जन करता है, ठीक। यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है। हाँ, बात तो सही है, वाष्पोत्सर्जन भी प्रेरक गति, मतलब वो जल के लिए वो क्या करता है? प्रेरक गति प्रदान करता है, यानी समझ सकते हैं खींचने के लिए उसको मदद करता है। यानी कि ये भी होगा, मतलब क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है ये सब। लेकिन जो डी नंबर का होगा ये सही आंसर होगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो। तो यह इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 34 नंबर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी पौधा है? यह बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। बी नंबर का सही होगा, पपीता। अगर तरबूज होता तो तरबूज भी होता आपका, ठीक। यह पपीता इसका सही आंसर होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट 35 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। अरे ये तो मस्त चीज़ आ गया। तो ये क्या है? दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे देखिए ना, आपका लिखा हुआ है मुकुलन। तो इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर का होगा, मुकुलन। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लड़कों के यौवनावरण के लक्षण को नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? सीधा सा बात है, वो थायरोक्सिन करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? यहाँ में से, यानी कि क्वेश्चन का मतलब ये चारों में से कोई 3 नहीं है, बाकी एक है, उसे आपको चॉइस करना है। मूत्रवाहिनी, तो ये तो भाई जनन अंग का भाग नहीं है, उत्सर्जन अंग का भाग है। शुक्रवाहिनी, ये भी नहीं है, ये तो भाई लड़के वाले बात हो गया। शुक्राशय, ये भी लड़का वाला बात हो गया। लेकिन ये जो सी है, गर्भाशय, ये लड़कों में नहीं होता है, लड़कियों में होता है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग 38 का क्वेश्चन पे आते हैं। अब 38 का जो क्वेश्चन है, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। बात तो सही है भाई, हम लोग जितना भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसमें से अधिकांश हमारे सूरज महाराज जी का, मेरा भी तो नाम सूरज ही है ना, सूरज महाराज जी का काम होता है। चलिए आगे क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा में उत्पन्न नहीं हुआ है? माने ये तीनों में, ये चारों मल्टीपल क्वेश्चंस में तीनों में से कोई, मतलब तीनों जो होगा वो सौर ऊर्जा पर निर्भर होगा, और कोई एक जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, वो सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं होगा। चलिए ढूंढते हैं। भूतापीय ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा पर है, ये बात नहीं होगा।
नाभिक की ऊर्जा, हाँ यही तो होता है। बाकी पवन ऊर्जा ये भी सौर ऊर्जा पर निर्भर करता है, जैव मात्रा ये भी सौर ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो इसका जो बी नंबर का ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा 39 का ये है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ये मेरे भैया जी यानी कि आपके पंकज सर अच्छे से समझा सकते हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि जिसे आप फिर से वापस प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कोयला तो भाई नवीकरणीय पदार्थ नहीं है, क्योंकि आप कोयले को जला दो वो राख हो जाएगा और वो नवीकरणीय नहीं रहेगा, उसे आप वापस नहीं पा सकते हो। बी नंबर का है सीएनजी का भी यही हालत है, ये जला दीजिए उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। सी नंबर का पेट्रोल, भाई पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है अभी, और पेट्रोल को आप नवीकरणीय नहीं कर सकते। एक बार गाड़ी लेके चलिए, थोड़ा देर उड़िएगा गाड़ी लेके, बस तेल खत्म, पैसा हजम, और मतलब ये पेट्रोल भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बचा डी सौर महाराज यानी मैं सूरज कुमार। देखिए सौर ऊर्जा ये जो है इसे माना गया है कि यह एक नवीकरणीय संसाधन है। आज धूप मिला, आज दिन को रात होगी, फिर कल दिन को फिर धूप मिल जाएगी, फिर रात होगी फिर मिल जाएगी, फिर रात होगी फिर मिल जाएगी, दिन में मिलते जाएगी, रात में नहीं मिलेगी। तो हुआ ना, रात के बाद दिन आता है, फिर रात के बाद फिर दिन आता है, तो एक के दिन के बाद एक एक रात के बाद हम लोग को मिलते जाता है। यानी कि क्या है यह एक नवीकरणीय संसाधन है। कौन? सौर ऊर्जा। अब चलिए हम लोग 40 नंबर पर आते हैं। तो जो 40 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है यह है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि VVI क्वेश्चन है। तो ये जो VVI का क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी नंबर का, नाभिकीय ऊर्जा। कैसे से मैं आपको मैंने समझाता हूँ। देखिए, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा, जैव मात्रा मतलब सजीवों के द्वारा। सो ये तो भाई गाय का लेटरिंग होता है और ये सजीव के द्वारा होता है। ये कोयला ये भी सजीव के द्वारा ही बनता है। लाखों करोड़ों साल अगर आप पेड़ों को दबा के रख दो तो वो एक दिन कोयला बन जाएगा, तब तक आप नहीं बचोगे। अब सी नंबर का होगा नाभिकीय ऊर्जा। तो ये आंसर सही है। तो इस तरह करके हमारा जो ये सेट नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट फुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ थोड़े कंजूस मत बनिए, हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए। थोड़ा प्रीतम एकेडमी को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और जो अभी न्यू विजिट कर रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर दें। और जल्द ही मैं इसके बाद सेट 4 को और सेट 5 को मैं डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन खुशहाल हो।